तो जय हिंद। और हमारी इस खास क्लास में मतलब वेलकम टू ज्योग्राफी क्लास। बहुत बहुत शुक्रिया है। तो फिर बिना किसी देरी के सीधे भारत के पश्चिमी तट की ओर चलते हैं। अगर दिमाग में भारत का नक्शा लाएं, वो गुजरात से लेकर नीचे केरल तक, तो स्रोत बताता है कि पश्चिमी तट पर कुल 6 प्रमुख बंदरगाह हैं। बिल्कुल, 6 प्रमुख बंदरगाह। और इन्हें क्रम से याद रखने के लिए गाइड में एक बहुत ही मजेदार फॉर्मूला है। काना मामा मांगनी को मुंबई गए। ये सच में बहुत ही शानदार ट्रिक है। मतलब ये सिर्फ नाम नहीं बताती, बल्कि उत्तर से दक्षिण की पूरी यात्रा करवाती है। तो चलिए डिकोड करते हैं। पहला है के से बनता है कांडला बंदरगाह, जिसे अब दीनदयाल बंदरगाह भी कहते हैं। ये गुजरात में है। सही कहा। और नोट्स में इसके लिए एक अहम बात है कि ये एक टाइडल पोर्ट है, यानी ज्वारीय बंदरगाह। और ये वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ा है। पर एक मिनट, ये ज्वारीय बंदरगाह का क्या मतलब हुआ? मतलब क्या लहरें जहाजों को धक्का मार के किनारे लाती हैं? इसे एक प्राकृतिक लिफ्ट की तरह समझिए। कांडला जहां है ना, वहां पानी बहुत गहरा नहीं है। अच्छा। लेकिन वहां ज्वार भाटा मतलब टाइड्स बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो जब हाई टाइड आता है तो पानी का स्तर अचानक कई मीटर ऊपर उठ जाता है। अरे वाह, तो जहाज उस पानी के साथ ऊपर आ जाते हैं? बिल्कुल। इस उठे हुए पानी के साथ भारी जहाज आसानी से तट तक आ जाते हैं, और जब पानी नीचे जाता है तो जहाज सुरक्षित गोदियों में टिके रहते हैं। कमाल का सिस्टम है। प्रकृति खुद भारी जहाजों को उठा रही है। तो चलिए ट्रिक के अगले हिस्से पर आते हैं। केएनए का ना ये है न्हावा शेवा, जिसे JMPT भी कहा जाता है। हाँ, महाराष्ट्र में। और स्रोत कहता है कि ये सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। पर यहाँ मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। अगर कांडला में सबसे ज्यादा वॉल्यूम आता है, तो फिर न्हावा शेवा की क्या खासियत है? देखो, यहाँ वॉल्यूम और कंटेनर के बीच का टेक्निकल अंतर समझना होगा। कांडला कुल मात्रा में बड़ा है, पर वो कच्चा माल है, जैसे तेल या कोयला। खुला हुआ माल। हाँ, लेकिन जब तैयार माल की बात आती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स या कपड़े, तो उन्हें खुले में नहीं फेंक सकते ना। उन्हें बड़े लोहे के कंटेनरों में रखा जाता है। अच्छा, तो न्हावा शेवा खास तौर पर कंटेनर्स के लिए बना है। एकदम सही। न्हावा शेवा को इन्हीं कंटेनरों को तेजी से लोड अनलोड करने के लिए डिजाइन किया गया था। असल में मुंबई पोर्ट पर बहुत भीड़ हो गई थी, तो उस दबाव को कम करने के लिए इसे बनाया गया। मतलब कांडला कच्चे माल का राजा है और न्हावा शेवा तैयार माल का। बहुत बढ़िया। तो कन्ना पूरा हुआ, अब आते हैं मामा पर। ममा यानी मोर्मुगांव, हाँ, गोवा में। स्रोत में लिखा है कि ये ज्वारी नदी के मुहाने पर है। ये मुहाना मतलब एस्चुअरी किसी पोर्ट के लिए इतना खास क्यों होता है? मुहाना वो जगह है जहां नदी सीधे समंदर में गिरती है, पर डेल्टा नहीं बनाती। ज्वाली नदी वहां एक चौड़ी फनल जैसी जगह बनाती है। ये आकार जहाजों के लिए एक प्राकृतिक पार्किंग लॉट बन जाता है। समंदर की तेज लहरें इस मुहाने के अंदर नहीं आ पाती। अरे वाह, तो माल लादने के लिए एकदम शांत पानी मिल जाता है। बिल्कुल, बहुत ही सुरक्षित आश्रय है ये। तो अब ये काना मामा गए कहाँ? वे गए मंगनी करने। मंगनी से हमारा मतलब है न्यू मैंगलोर बंदरगाह, जो कि कर्नाटक में है। हाँ, और यहाँ से मुख्य रूप से लौह अयस्क यानी आयरन ओर का निर्यात होता है। पर एक बात बताइए, लोहे के लिए एक अलग बंदरगाह क्यों? किसी और पोर्ट से नहीं बेच सकते क्या? अगर अर्थशास्त्र के हिसाब से देखें तो भारी खनिजों को सड़क से दूर तक ले जाना बहुत महंगा पड़ता है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल। कर्नाटक के कुद्रेमुख इलाके में लोहे की विशाल खदानें हैं, तो खर्च कम करने के लिए खदानों के सबसे नजदीक जो समुद्री रास्ता मिला, उसे विकसित कर दिया गया। लॉजिस्टिक्स का बेहतरीन उदाहरण। इसके बाद ट्रिक में है KO यानी कोची बंदरगाह, केरल में। और ये विलिंगडन द्वीप पर है। हाँ, विलिंगडन आइलैंड। एक द्वीप पर बंदरगाह समझ आता है, पर इस द्वीप की कहानी कुछ अलग है ना? बहुत अलग है, क्योंकि ये कोई प्राकृतिक द्वीप नहीं है। अच्छा। ये इंसान की बनाई हुई इंजीनियरिंग का कमाल है। सालों पहले केरल की वेम्बनाड झील को गहरा किया जा रहा था ताकि बड़े जहाज आ सकें। तो उस खुदाई से जो मिट्टी निकली होगी। बिल्कुल, उस खुदाई से जो लाखों टन मिट्टी और मलबा निकला, उसे फेंकने के बजाय एक जगह जमा करके ये आर्टिफिशियल द्वीप बना दिया गया। क्या बात कर रही हैं? मतलब कचरे और मलबे से एक वर्ल्ड क्लास पोर्ट बना दिया। हाँ, और इस द्वीप की वजह से कोच्चि को समुद्र की तेज लहरों से एक प्राकृतिक सुरक्षा मिल गई। ये तो सच में चमत्कार है। और अब अंत में मुंबई गए। सीधा सा है मुंबई बंदरगाह, और ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। बिल्कुल।
तो पश्चिमी तट की यात्रा पूरी हुई काना, ममा, मंगनी को मुंबई। पर एक सेकंड, यहाँ एक पैटर्न है जो मुझे हैरान कर रहा है। कैसा पैटर्न? देखिए, मुंबई प्राकृतिक है, कोची प्राकृतिक रूप से सुरक्षित है, मुर्मुगांव मुहाने पर है। मतलब प्रकृति ने पश्चिमी तट पर ही इतने सारे प्राकृतिक बंदरगाह क्यों बना दिए? ये भूगोल का वो हिस्सा है जहां धरती के नीचे की हलचल ने इतिहास तय किया। जियोलॉजी की भाषा में पश्चिमी तट एक सबमर्ज्ड कोस्टलाइन है। सबमर्ज्ड मतलब डूबा हुआ? हाँ, लाखों साल पहले यहाँ जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर समुद्र के नीचे धंस गया था। इसे ऐसे समझें जैसे गीली मिट्टी में कोई भारी कटोरा जोर से दबा दिया जाए, जहां किनारे एकदम गहरे हो जाते हैं। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। जमीन के ऐसे धंसने से तटरेखा कटी फटी हो जाती है और सबसे बड़ी बात, समुद्र का गहरा पानी सीधे जमीन के करीब आ जाता है। अच्छा, तो जहाजों को किनारे तक लाने के लिए समंदर खोदना नहीं पड़ता? बिल्कुल नहीं। बड़े जहाजों को 15-20 मीटर गहरा पानी चाहिए जो वहां नेचुरली मौजूद है। इसीलिए पश्चिमी तट हमेशा से व्यापार का केंद्र रहा। बहुत दिलचस्प। तो ये तो हुए वो 6 बंदरगाह, लेकिन स्रोत में एक बहुत बड़ा करंट अफेयर्स अपडेट भी है। एक 13वें बंदरगाह का जिक्र है, वाधवन। ये बहुत जरूरी अपडेट है। इसे मिस किया तो परीक्षा में नंबर कट सकते हैं। भारत में अब तक 12 प्रमुख बंदरगाह संचालित हैं, लेकिन महाराष्ट्र के पालघर में वाधवन पोर्ट बन रहा है। पर गाइड में एक सख्त चेतावनी है कि वाधवन अभी आगामी है, चालू नहीं हुआ है। सही कहा। तो अगर परीक्षा में पूछें कि कितने संचालित प्रमुख बंदरगाह हैं, तो क्या उत्तर 12 ही होगा? 100% 12 ही होगा। जब तक वहां से व्यावसायिक रूप से पहला जहाज नहीं निकलता, तब तक गिनती 12 ही रहेगी। और अगर 13वें के बारे में पूछें, तब वाधवन लिखना है। शब्दों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो पश्चिमी तट पूरा हुआ, अब नक्शे को घुमाते हैं और चलते हैं पूर्वी तट की ओर। पूर्वी तट की कहानी बिल्कुल उल्टी है। पश्चिम में गहरा पानी था, लेकिन पूर्व में जमीन समुद्र से ऊपर की ओर उठी हुई है, जिसे इमर्जेंट कोस्टलाइन कहते हैं। तो इसका मतलब वहां समुद्र बहुत उथला होगा। हाँ, शैलो वाटर है। इसीलिए वहां ज्यादातर कृत्रिम बंदरगाह मतलब आर्टिफिशियल पोर्ट्स पाए जाते हैं। उथले पानी का मतलब है कि बड़े जहाज आ नहीं सकते, तो इंसानों को समंदर खोदना पड़ता होगा, कंक्रीट की दीवारें बनानी पड़ती होंगी। एकदम सही। और पूर्वी तट के 6 बंदरगाहों की ट्रिक है AAPK-CCTV, और गाइड कहती है कि इसे दोहराव से बचने के लिए रिफाइन किया गया है। चलिए डिकोड करते हैं। ए से शुरू करते हैं। ए से है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में, और इसकी खासियत ये है कि ये भारत का सबसे गहरा लैंडलॉक्ड बंदरगाह है। एक मिनट, लैंडलॉक्ड? ये बहुत रहस्यमयी है। मतलब जब हम लैंडलॉक्ड बोलते हैं तो नेपाल या स्विट्जरलैंड याद आते हैं, जिनके पास समंदर है ही नहीं। कोई बंदरगाह जमीन से लॉक्ड कैसे हो सकता है? ये प्रकृति की एक गजब की इंजीनियरिंग है। विशाखापट्टनम पोर्ट सीधे खुले समंदर के सामने नहीं है। इसके और समंदर के बीच एक विशाल ठोस चट्टानी पहाड़ी खड़ी है। अच्छा। जिसे डॉल्फिन्स नोज कहते हैं। ये पहाड़ी समंदर की तरफ से एक प्राकृतिक किले की तरह पोर्ट को घेर लेती है, उसे लॉक कर देती है। अरे वाह! तो जहाज इस पहाड़ी के पीछे से आते हैं? हाँ, एक संकरे चैनल से होकर। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब बंगाल की खाड़ी में भयंकर चक्रवात आते हैं, तो ये पहाड़ी उन तूफानी लहरों को बंदरगाह तक पहुंचने ही नहीं देती। मतलब प्रकृति का अपना सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है वहां। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। AP का P, ये है पारादीप, ओडिशा में। गाइड कहती है कि ये लौह अयस्क के निर्यात का प्रमुख केंद्र है। जो काम पश्चिम में न्यू मैंगलोर कर रहा था, पूर्व में पारादीप करता है। ओडिशा और झारखंड से निकला लाखों टन लोहा और कोयला यहीं से जापान वगैरह जाता है। समझ गया। अब आता है के से कोलकाता, और इसके साथ हल्दिया भी जुड़ा है, पश्चिम बंगाल में। स्रोत कहता है कि ये एक नदी तटीय यानी रिवराइन बंदरगाह है। अब यहां मेरा दिमाग चकरा रहा है। हुगली नदी समंदर से करीब 200 किलोमीटर अंदर है। समंदर के इतने विशाल जहाज किसी नदी में कैसे घुस जाते हैं? ये भारत के सबसे चुनौतीपूर्ण पोर्ट्स में से एक है। नदियों में इतनी गहराई नहीं होती, और हुगली के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है, गाद मतलब सिल्ट। जो मिट्टी हिमालय की नदियां बहा कर लाती हैं? हाँ, वो भारी मात्रा में मिट्टी नदी के तल में जमा होती रहती है। तो अगर मिट्टी जमा होती रहेगी, तब तो नदी और उथली हो जाएगी। फिर ये पोर्ट आज तक जिंदा कैसे है? इसे जिंदा रखने के लिए रोज एक अंतहीन युद्ध लड़ना पड़ता है, जिसे ड्रेजिंग कहते हैं। ड्रेजिंग? हाँ, मतलब विशेष मशीनों से नदी के तल की मिट्टी को लगातार खोदकर बाहर निकालना। ये काम साल के 365 दिन चलता है। बाप रे!
अगर कुछ हफ्तों के लिए ड्रेजिंग रोकती जाए ना, तो कलकत्ता बंदरगाह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। प्रकृति के खिलाफ इंसानी मेहनत की गजब मिसाल है ये। चलिए अब सीसीटीवी पर आते हैं। पहला सी है चेन्नई के लिए, तमिलनाडु में। ये पूरी तरह से कृत्रिम है। जैसा मैंने कहा था, उथला समुद्र है। तो चेन्नई में समंदर के अंदर मीलों लंबी कंक्रीट की दीवारें, जिन्हें ब्रेक वाटर कहते हैं, बनाकर एक आर्टिफिशियल बेसिन तैयार किया गया है। और दूसरा सी है कामराजार के लिए, जिसे पहले एन्नोर कहते थे। ये भी तमिलनाडु में है, पर गाइड में इसके आगे एक भारी भरकम शब्द लिखा है, कॉर्पोरेटाइज्ड बंदरगाह। हाँ, कॉर्पोरेटाइज्ड। बाकी पोर्ट्स भी तो सरकार चलाती हैं, फिर इसे कॉर्पोरेटाइज करने की क्या जरूरत पड़ गई? पुराना मॉडल खराब था क्या? देखिए, ज्यादातर बंदरगाह एक ट्रस्ट मॉडल पर चलते हैं, जहां सरकारी नौकरशाही होती है। तो फैसले लेने में टाइम लगता होगा। बिल्कुल, महीनों लग जाते हैं। पर आज का व्यापार बहुत तेज है, इसलिए कामराजार पहला ऐसा पोर्ट बना जिसे कंपनी अधिनियम के तहत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दिया गया। अच्छा, तो ये प्राइवेट कंपनियों की तरह काम करता है। हाँ, ये बहुत तेजी से फैसले ले सकता है, अपनी कीमतें खुद तय कर सकता है। मतलब लाल फीताशाही को खत्म करने का बेहतरीन तरीका। और अंत में है टीवी यानी तूतीकोरिन, जिसे वीओसी पोर्ट भी कहते हैं। ये भी तमिलनाडु में है और नक्शे में सबसे दक्षिणी, मतलब सदर्न मोस्ट पोर्ट है। सही कहा। पर एक बात नोटिस की आपने, तमिलनाडु में सीसीटीवी के तीनों हिस्से हैं, चेन्नई, कामराजार और तूतीकोरिन। एक ही राज्य में 3 बड़े बंदरगाह। ऐसा क्यों? इसके पीछे तमिलनाडु का भूगोल और अर्थव्यवस्था है। वहां तटरेखा बहुत लंबी है और वो राज्य भारत का बहुत बड़ा ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो कारखानों का सामान भेजने के लिए एक पोर्ट काफी नहीं पड़ता होगा। बिल्कुल, लाखों वाहनों को निर्यात करने के लिए एक ही राज्य में 3 बड़े पोर्ट्स विकसित करने पड़े। तो ये हो गए पश्चिम के 6 और पूर्व के 6। लेकिन भूगोल तब तक पूरा नहीं होता जब तक हम अपवादों पर बात ना करें। हाँ, वो छलावे जो परीक्षाओं में माइनस मार्किंग करवाते हैं। बिल्कुल। स्रोत में कुछ खास करेक्शंस दिए गए हैं। पहला है पोर्ट ब्लेयर। लोग अक्सर इसे प्रमुख बंदरगाह मान लेते हैं, और ये गलती बहुत आम है। कुछ साल पहले सरकार ने पोर्ट ब्लेयर को 13वां मेजर पोर्ट घोषित किया था। अच्छा, किया था। हाँ, पर बाद में लगा कि वहां उतना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं है और प्रशासनिक दिक्कतें हैं, तो वो दर्जा वापस ले लिया गया। हमारी गाइड साफ कहती है कि ये मेजर पोर्ट नहीं है। और एक नाम जो आजकल न्यूज में रहता है, गैलाथिया बे, अंडमान निकोबार में। गैलाथिया बे एक बहुत विशाल मेगा प्रोजेक्ट है, लेकिन परीक्षा के लिए गाइड एकदम साफ है, इसे अभी तक प्रमुख बंदरगाहों की गिनती में शामिल नहीं किया गया है। तो अगर ऑप्शन में गैलाथिया बे या पोर्ट ब्लेयर दिखे तो उन्हें मेजर पोर्ट नहीं मानना है। बिल्कुल नहीं। इसीलिए स्रोत की सलाह है कि 12 मेजर पोर्ट्स का स्टैटिक उत्तर ही सबसे सुरक्षित है। वाधवन तभी चुनना है जब साफ साफ 13वें के बारे में पूछा जाए। सही बात। तो चलिए आज की इस विस्तृत चर्चा को एक अल्ट्रा फास्ट रिकैप देते हैं। 12 चालू बंदरगाह हैं, 13वां वाधवन बन रहा है। पश्चिमी तट सबमर्ज्ड है, गहरा है, प्राकृतिक है। ट्रिक है, काना मामा मंगनी को मुंबई गए। और पूर्वी तट इमर्जेंट है, उथला है, कृत्रिम है। ट्रिक है आपका सीसीटीवी। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए एक छोटी सी टिप है। बताइए। सिर्फ सुनना काफी नहीं है। एक खाली नक्शा लें और इन ट्रिक्स को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लिख लें। प्रीलिम्स में जब मैच द फॉलोइंग वाले सवाल आएंगे तो ये एक पन्ने का नक्शा सबसे बड़ा हथियार होगा। बहुत ही शानदार तरीका। और इस चर्चा का अंत करते हुए मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी जो इतिहास से जुड़ा है। अरे वाह, बताइए। आज हमने देखा कि पश्चिमी तट पर गहरे प्राकृतिक बंदरगाह हैं। क्या इसी भौगोलिक गहराई ने भारत का इतिहास तय किया? पश्चिमी तट के गहरे पानी ने रोमनों और अरबों के बड़े जहाजों को सीधे भारत तक पहुंचने दिया, जिससे पश्चिमी भारत का व्यापार और संस्कृति एक अलग दिशा में गई। क्या सिर्फ समंदर की गहराई का कम या ज्यादा होना सभ्यताओं के विकास को बदल सकता है? अगली बार जब नक्शा देखें तो इस पर जरूर सोचिएगा। सच में